गरीब बहू वर्सेस लालची सास। आशा अपने परिवार के साथ रहती थी। आशा के परिवार में उसके दो जवान बेटे विनय और अशोक थे और आशा के पति कमलेश थे। घर में आशा की ही चलती थी। दरअसल आशा बहुत ही लालची थी। आशा ने अपने दोनों बेटों की शादियों के लिए ढेरों लड़कियां देख लीं, लेकिन पैसों के लालच में उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दहेज कम मिलने के कारण आशा हर बार सबको शादी के लिए मना कर देती थी। एक दिन, अरे मेरे दोनों बेटे हीरा हैं हीरा, मैं उनकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहां मुझे लाखों का दहेज मिलेगा। आशा चाहती थी कि उसके दोनों बेटों की शादी खूब पैसों वाले घर में हो, ताकि दहेज में घर का सामान, गाड़ी, जेवरात, पैसे सब मिले। लड़कियां छांटने के चक्कर में उसके दोनों बेटों की उम्र निकलती जा रही थी। इसी तरह एक दिन आशा की पड़ोस की एक औरत आशा से बोली, अरे बहन, अपने बेटों की शादी कब करोगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी लड़की को तुम्हारी बहू बना कर ले आए और तुम हाथ मलती रह जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी। हाँ। विनय और अशोक अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान करते थे। वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन एक दिन छोटा भाई अशोक अपने बड़े भाई विनय से कहता है, भैया, माँ की खोज तो ना जाने कब तक खत्म होगी। मैं और मोहिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। छोटे, तुझे पता है ना कि मोहिनी के माता पिता गरीब हैं और वे माँ की मर्जी के अनुसार दहेज नहीं दे पाएंगे और माँ दहेज के बिना हमारी शादी नहीं होने देगी। अब तो सोचना ही बेकार है। भैया, अगर माँ के भरोसे रहे तो हम दोनों कुंवारे ही मर जाएंगे। भाई, मैं तो माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, तू अपना देख ले। दरअसल अशोक मोहिनी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और मोहिनी बहुत ही गरीब परिवार से थी। एक दिन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद अशोक अपनी पत्नी मोहिनी को घर लेकर आया और फिर दोनों को देखकर आशा बहुत गुस्सा हो जाती है और, तेरी इतनी हिम्मत, तो इस भिखारी से शादी कर आया? निकल जा अभी मेरे घर से। सब लोग आशा को बहुत समझाते हैं कि वह उन दोनों को घर से ना निकाले, लेकिन आशा किसी की नहीं सुनती है और उन दोनों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वे दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और किराए पर एक घर लेकर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। इधर आशा, अब विनय की शादी जल्दी से करवा दो, वरना ये भी बहू ले आएगा और तुम्हारा दहेज का सपना कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। आप ठीक कह रहे हो जी, लेकिन दहेज के बिना शादी नहीं होगी। 20 लाख और एक कार लूंगी, तभी शादी होगी। काफी खोजबीन के बाद विनय की शादी पक्की हो जाती है। तभी आशा लड़की के पापा से कहती है, मेरा बेटा लाखों में एक है, मुझे तो 20 लाख रुपया और एक कार और घर के सभी सामान चाहिए। बहन जी, इतनी रकम मैं कहाँ से ले आऊँगा? थोड़ा रहम करिए। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है मेरा बेटा। 20 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं होगा, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, आप मुंह मीठा कीजिए। इस तरह शादी तय हो गई। विनय की शादी में आशा ने खूब दहेज लिए। लड़की के पिता ने अपनी पाई पाई जोड़कर और घर भी गिरवी रख दिया और किसी तरह से वह दहेज की रकम चुका पाए। शादी के बाद विनय की पत्नी अंजलि ससुराल आई। अरे, सास के लिए तो साड़ियाँ आई ही नहीं। हे भगवान, कैसे घर में शादी कर दी मैंने अपने बेटे की। आशा यहीं नहीं रुकी, वह अपनी बहू को और भी सुनाने लगी। हाय राम, गहने भी कम है, जा बाप से गले का हार मांग ला,
तब इस घर में रहने दूंगी। बाप से बोल 5 लाख रुपए और चाहिए, मुझे अपने लिए कंगन बनवाने हैं। आशा की नई बहू अंजलि सास की जली कटी सुनती और खून के घूंट पीकर रह जाती। आशा के पैसों और गहनों की डिमांड सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए और वह मन ही मन बोली, इतना दहेज लेने के बाद भी इस लालची बुढ़िया का दिल नहीं भरा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, बहू, कल सुबह तुम्हें रसोई घर में पहली बार खाना बनाना है। घर में मेहमान भी आएंगे, सारी तैयारी कर लेना। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है माँ जी। हाय, क्या कहा? खाना बनाना नहीं आता? कुछ सिखाया है तेरे माँ बाप ने? सिखाने की क्या जरूरत थी माँ जी? दहेज में मिले 20 लाख रुपए में से 2000 हर महीने निकाल लीजिए और एक काम वाली रख लीजिए, खाना वही बना दिया करेगी। क्या मुझसे जवान लड़ाती है? हाय राम, इस घर में अब काम वाली खाना बनाएगी? 2000 रुपए देने पड़ेंगे। आशा बहू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है। घर में कोहराम मच जाता है। अंजलि, ये क्या कर रही हो? माँ जी, मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी, मैंने रोक लिया। इतना दहेज लेकर आई हूँ, मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी। तो खरीद लिया है हमें? आपको नहीं, आपके बेटे को खरीद लिया है। उसके पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं मेरे पापा ने। अंजलि की बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। अंजलि आशा की कोई बात नहीं सुनती थी और बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का ताना देती थी। माँ जी, मेरे पापा ने दिया है सब कुछ, ये कपड़े, गहने, रुपए, ये सब मेरा है, मेरा। आशा दहेज लेकर बहुत पछता रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह एक दिन, बेटा गाड़ी निकाल, मुझे बाजार जाना है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है और, सॉरी मम्मी जी, ये गाड़ी मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी है, इस पर तो सिर्फ मैं ही बैठूंगी। आज मैं और विनय जी इस गाड़ी में बैठकर फिल्म देखने जाएंगे। और फिर अंजलि विनय के साथ गाड़ी में बैठकर खुद गाड़ी चलाकर घूमने चली जाती है। अपनी बहू की इन सब हरकतों से आशा परेशान हो गई थी। मैं अब दहेज के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। मिल गया ना शेर को सवा शेर। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम्हें ही तो ज्यादा दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी। अब भुगतो, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसी तरह एक दिन सास बहू के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। दहेज मांगते वक्त आपने नहीं सोचा कि मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बहू के मुंह से दहेज के ताने सुनकर उस दिन आशा घर छोड़कर चली जाती है। ये सब मेरे लालच का नतीजा है। ना मैं दहेज लेती, ना ये दिन देखना पड़ता। शाम को जब विनय ऑफिस से घर आता है तो उसे माँ कहीं नहीं दिखाई देती है, तो वह अपने पापा से पूछता है, पापा, माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है माँ? वो घर छोड़कर चली गई। क्या? पर कहाँ चली गई? पता नहीं, कहीं भी गई हो, पर घर में शांति तो है ना। विनय माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन आशा उसे कहीं भी नहीं मिली। फिर विनय थाने में जाकर अपनी माँ के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाता है। उधर आशा घर से दूर एक मंदिर में जाकर बैठी थी। उसे यह एहसास हो गया था कि दहेज की लालच में उसने अपने बेटे बहू को खो दिया है। उसी मंदिर में उसकी छोटी बहू मोहिनी पूजा करने आती थी और उसकी नज़र आशा पर पड़ती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बड़ी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं बहू, मैं तेरे घर किस मुंह से जाऊं? तुझे तो मैंने घर से निकाला था। माँ जी, भूल जाइए वह सब, आप मेरे साथ चलिए। मोहिनी आशा को घर लेकर जाती है। अरे माँ, आप? अशोक, माँ जी अब हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ का ही घर है। आशा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है।
छोटी बहू अपनी सास आशा की खूब सेवा करती है, समय पर खाना देना और अपने सास के साथ अच्छे से रहती है और अपनी सास की हर बात मानती है। मुझे माफ कर दे बहू, दहेज की लालच में मैंने तुझे ठुकरा दिया था। तू तो हीरा है हीरा। पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी, जिसके कारण मैं अपने घर से बेघर हो गई। आप बेघर नहीं हैं माँ जी, ये आपका ही तो है घर। नहीं बहू नहीं, मैंने हमेशा पैसों को तवज्जो दी, कभी इंसान को महत्व नहीं दिया। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। जब मोहिनी ने देखा तो वहाँ उसके जेठ विनय और जेठानी अंजलि खड़ी थे। अरे भैया भाभी आइए ना, अंदर आइए। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल यह मेरी एक चाल थी आपको मोहिनी और अशोक से मिलवाने की और आपको ये बताने की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ बहू, गलती तो मेरी ही है। मैंने हमेशा पैसों को ही इंसान से बड़ा समझा। बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी आज अपना घर होते हुए भी अशोक और मोहिनी किराए के घर में रह रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि मोहिनी शादी में दहेज ना ला सकी। आज से मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे घर में एक साथ रहेंगे। फिर आशा अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के साथ घर चली जाती है। पतली बहू। आशा के बेटे विनय की पत्नी शालिनी कुछ ज़्यादा ही दुबली पतली थी। विनय और शालिनी की शादी को 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बीत गया था। अब आशा को लगता था कि अब विनय और शालिनी को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। यही सोचकर एक दिन आशा ने अपने बेटे और बहू को अपने पास बुलाया और विनय, शालिनी, देखो बेटा, शादी को 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं कुछ खबरें कब आएगी। मैं चाहती हूँ अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोच लो। अरे मम्मी आप भी ना, अरे अभी तो 16 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को, हमें थोड़े दिन तो चैन से जी लेने दो। बच्चा होने के बाद तो बस सारा दिन उसी में लगे रहो। देखो शालिनी बहू, मेरा बेटा तो पागल है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। तुम तो समझदार हो बेटा, तुम ही समझाओ इसे अब। जी मम्मी जी आप ठीक कहती हैं। लेकिन शालिनी बेटा, तुम इतनी दुबली पतली हो, तुम्हारे शरीर का वजन देखकर मुझे चिंता होने लगती है। बच्चे का भार कैसे उठा पाओगी तुम? अरे मम्मी, पतली लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती हैं क्या? होती है, लेकिन फिर कितनी परेशानी आती है मुझे अच्छी तरह से पता है। शालिनी बहू, मैं तुम्हारे लिए ना घी के लड्डू बना देती हूँ और फल फूल भी ला देती हूँ। तुम वो सब खाना शुरू कर दो, उसके बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देसी घी के लड्डू खाकर तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। इसके बाद तुम आराम से अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो। और इस तरह आशा अपनी बहू शालिनी को थोड़ा मोटा करने के लिए देसी घी के लड्डू बना करके देती है और बाज़ार से ढेर सारे फल और हरी सब्जियां भी ले करके आती है और शालिनी को खाने के लिए कहती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन शालिनी के वज़न में कोई भी फर्क नहीं आता है। एक दिन सुबह सुबह शालिनी खुश होते हुए अपनी सास के पास आती है। सासू माँ खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही है बहू, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन क्या हुआ माँ, दादी बनने की बात सुनकर आपको खुशी नहीं मिली क्या? अरे कैसी बात करते हो बेटा, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तो फिर आप परेशान क्यों लग रही हैं माँ जी? पिछले 4 महीने से तुमको देसी घी के लड्डू खिला रही हूँ, लेकिन तुम्हारा तो वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। अरे मम्मी जी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा शरीर ही ऐसा है, कुछ भी खिला लो वजन बढ़ेगा ही नहीं। विनय बेटा, तो आज ही बहू को हॉस्पिटल ले जा और सारा चेकअप करा लाओ। देखो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अपनी माँ के कहने पर विनय शालिनी को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और फिर, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है लेकिन इसका वज़न बहुत कम है। क्या इतनी दुबली पतली होने के बावजूद यह प्रेगनेंसी ठीक से निकाल पाएगी? मेरा मतलब कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होगी ना? देखिए, शालिनी का वजन कुछ ज़्यादा ही कम है। ऐसी हालात में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ देती हूँ जिससे इनका वजन बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। देखो शालिनी, तुम्हें ये दवाइयाँ समय से खानी है। एक दिन भी दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। और इस तरह से 4 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन शालिनी के वजन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। और तो और दूसरी लड़कियों की तरह शालिनी को प्रेगनेंसी और लक्षण भी नज़र नहीं आते हैं। ना उसे कभी घबराहट होती है, ना कभी चक्कर आता है और ना ही उसे कभी उल्टी होती है। यह देखकर उसकी सास आशा बहुत परेशान रहती है। एक दिन, अरे विनय बेटा, पेट से होते ही लड़कियां कभी उल्टी करती हैं, कभी चक्कर आता है और भी न जाने क्या क्या होता है, लेकिन शालिनी बहू को देखकर ऐसा कुछ लगता ही नहीं। वह सारा दिन काम करती रहती है। अच्छा ही है ना माँ, शालिनी की तबीयत ठीक है। नहीं ठीक रहती तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। बात तो तुम्हारी सही है बेटा। मैं अपनी बहू को हमेशा ही स्वस्थ देखना चाहती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत तबीयत तो खराब होती है ना। शालिनी को देखकर तो लगता ही नहीं कि वह प्रेग्नेंट है, और ऊपर से डॉक्टर की दवाइयों के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। पूरे के पूरे 4 महीने बीत चुके हैं। माँ क्या कर सकते हैं, आपने लड्डू खिलाकर देख लिया, डॉक्टर ने दवाइयाँ खिलाकर देख लिया, आप क्या कर सकते हैं। पर विनय बेटा, एक बार डॉक्टर से पूछ तो लो, शालिनी बहू प्रेग्नेंट भी है या नहीं। अरे माँ कैसी बात करती हैं आप। हर महीने तो चेकअप के लिए ले जाता हूँ उसे, हर बार उसका सोनोग्राफी होता है। आप सच में दादी बनने वाली हैं। अब ये चिंता छोड़ दीजिए माँ। देखते ही देखते शालिनी की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना शुरू हो जाता है और एक दिन, बहू, अब भी तुम्हारा पेट पहले की तरह अंदर ही है। कहीं ऐसा ना हो कि होने वाला बच्चा बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे जैसा दुबला पतला पैदा हो। तुम अपनी दवाइयाँ तो ले रही हो ना समय से? हाँ मम्मी जी, मैं सभी चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ। अब वो पेट का मैं क्या कर सकती हूँ? मोहल्ले की सारी औरतें कहती हैं, आशा बहन तुम्हारी बहू को देखकर लगता ही नहीं कि वो पेट से है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। आप जानती हैं, अब तो बेबी ने मेरे पेट में मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। सच ही होगा, लेकिन बहू तुम्हारा थोड़ा बहुत तो पेट बाहर निकला दिखाई देना चाहिए ना। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं इतनी दुबली पतली हूँ ना, तो मेरा बच्चा भी मेरी तरह ही पतला ही पैदा होगा। हाँ वो भी सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उन्हीं दिनों विनय के चचेरे भाई राजन और उनकी पत्नी सारा आशा के घर आते हैं। राजन की पत्नी भी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका पेट अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। यह देखकर आशा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे सारा बेटा, तुम भी प्रेग्नेंट हो, बताया नहीं तुमने? वो क्या है ना चाची जी, सारा को घूमने का बहुत मन कर रहा था। बाद में तो लड़का होने के बाद कहीं जा भी नहीं पाते, तो मैंने सोचा इसी समय हम लोग आपके घर आ जाएं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे राजन, वैसे भी बहुत दिनों बाद मिले हैं हम दोनों। याद है बचपन में कितना खेला करते थे हम दोनों एक साथ में? हाँ भाई विनय, सब याद है। क्या करे भाई, बड़े होने के बाद, शादी और नौकरी करने के बाद सब बिजी हो जाते हैं। वैसे भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं? नमस्ते देवर जी, मैं यहाँ पर हूँ। अरे सारा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ? आप तो अभी भी एकदम स्लिम हो, दुबली पतली पहले जैसी। शादी के बाद भी तुम्हारा वजन नहीं बढ़ा। विनय देख, कुछ ही महीनों में तो मैं बाप बन जाऊंगा। अब तू भी अपने बच्चे के बारे में सोच ले। अरे भाई, चिंता क्यों करता है? तेरा मेरा बच्चा इस दुनिया में साथ ही में आएगा।
अरे कैसी बात कर रहे हो आप विनय भैया? पापा बनने के लिए पहले आपकी पत्नी को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा ना। आप बच्चा प्लान ही नहीं करोगे तो मम्मी पापा कैसे बनोगे? देखा, कहती थी ना मैं, साली को देखकर तो लगता ही नहीं कि उसकी प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा है। यह सुनकर सारा चौंक जाती है और वह आशा से कहती है, क्या? यह क्या कह रही हैं चाची जी आप? सालनी की प्रेगनेंसी का 6वां महीना, लेकिन उसका पेट तो देखकर लगता ही नहीं। अरे यही तो परेशानी है सारा बहू। पेट से होने के बाद भी मेरी बहू का वजन ना बढ़ा है और ना ही पेट। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या सालनी प्रेग्नेंट हो तो कम से कम प्रेग्नेंट दिखना तो चाहिए ना। अरे छोड़ो ना वो सारी बातें, 3 दिन हमारे घर रहो, हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनकर उसकी सास आशा को सालनी पर शक होने लगता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती है। वहीं दूसरी ओर सारा और राजन कुछ दिनों के लिए विनय के घर पर रुकते हैं। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय, सारा बेटा ढंग से खाना पीना, जो तुम खाओगी वही तुम्हारे बच्चे को लगेगा। और सालनी तुम भी खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक से नाश्ता करो। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगती है चाची जी। देख रही है ना कैसे फूलकर गुब्बारा हो गई हूँ मैं। होना भी चाहिए। मैं तो सालनी से कह कर थक गई कि अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं होता। वैसे सालनी, चाची जी तो ठीक ही कह रही हैं। अगर तुम्हारा वजन नहीं बढ़ा तो तुम्हारा बच्चा भी कमजोर होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सालनी, भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ अपने शरीर पर भी भरोसा होना चाहिए ना। चाची जी, मुझे ना लड्डू बहुत पसंद है, ये लड्डू मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, एक क्या 4 लड्डू खा लो। देखते ही देखते सारा घी के बने 3-4 लड्डू खा जाती है। यह देखकर आशा बहुत खुश होती है। सभी लोगों के चले जाने के बाद आशा किचन में आती है और देखा तुमने शालिनी, वहाँ सारा बैठे बैठे 3-4 लड्डू खा लिया, इसीलिए वह इतनी अच्छी तंदुरुस्त हो गई है। और देखना उसका बच्चा भी अच्छा वजनदार पैदा होगा। लेकिन मम्मी जी, मैं इतने लड्डू एक साथ नहीं खा सकती। यही तो परेशानी है, कुछ खाती पीती ही नहीं, इसीलिए तो इतनी दुबली पतली है। कुछ दिनों बाद सारा और राजन विनय के घर से चले जाते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं और सालनी की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना शुरू हो जाता है। विनय बेटा, अब जाकर बहू का पेट ऐसा दिखता है जैसा दूसरी औरतों का 6ठे महीने में होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कंस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। हाँ मम्मी, जरा से ढीले कपड़े पहन लेती है तो उसे देखकर पता ही नहीं लगता है कि वह माँ बनने वाली है। तो यह कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बस भगवान करे मेरी बहू को अच्छे से बच्चा हो जाए। अब ना मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। क्या कर सकते हैं मम्मी, आपने और डॉक्टर ने कोशिश कर ली, लेकिन सालनी का वजन नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। थोड़ी देर बाद, अरे शालिनी बहू, यह क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, घर के काम कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा करती हूँ ना। अरे बहू, पिछले 2 महीने से कह रही हूँ घर का काम करना बंद करो, थोड़ा आराम कर लिया करो, वैसे ही इतनी कमजोर हो। मम्मी जी, घर के काम करने में कैसी परेशानी, मैं तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना मेरा शरीर कितना अच्छा रहता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अच्छा शरीर। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सारा दिन बिस्तर पर लेटो और आराम करो ताकि थोड़ी मोटी हो जाओ। ऐसे ही दुबली पतली रहोगी तो बच्चे के पैदा करने में कैसे दर्द सहोगी। क्या मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर तो कोई दर्द सहना ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं बहू, मैं चाहती थी कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि तुम्हारा शरीर अच्छा बना रहे, लेकिन अब तुम्हारी हालात देखकर लगता नहीं है तुम वह सब सहन कर पाओगी।
ठीक है, जैसा भी हो सब कुछ ठीक से हो जाए बस। वैसे मम्मी जी, अब तो सारा का भी बच्चा होने का वक्त आ गया है ना? आपकी बात हुई क्या उससे? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। मैं राजन को फोन करके पूछती हूँ कि सारा की तबीयत कैसी है। फिर आशा राजन को फ़ोन लगाती है और हेलो राजन बेटा, कैसे हो? सारा कैसी है? चाची जी, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सारा को डिलीवरी के लिए आपके पास ला सकता हूँ। वो क्या है ना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है और मुझे सारा की बहुत चिंता हो रही है। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? वो क्या है ना चाची जी, कुछ दिनों से सारा बहुत आलसी हो गई है, घूमती फिरती भी नहीं है, उसका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसीलिए मुझे अब अजीब सा डर लगने लगा है। बस एक बार डिलीवरी हो गई तो हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? यह तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी चाहे यहाँ आ जाओ। अगले ही दिन राजन अपनी पत्नी सारा के साथ विनय के घर पहुँच जाता है। उन सबको अपने घर आया देखकर विनय बोला, अरे वाह, अब तो बहुत मज़ा आएगा। सारा और शालिनी दोनों के ही बच्चे एक साथ इस दुनिया में आएंगे। फिर कुछ देर बाद सारा शालिनी से कहती है, शालिनी देखो, मेरा वजन पूरा 75 केजी का हो चुका है, पर तुम तो अब भी वैसी की वैसी हो। क्या करूं, बहुत कोशिश की लेकिन मेरा वजन बढ़ता ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेबी बहुत कमज़ोर होने वाला है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा। अब कुछ किया नहीं जा सकता है। वैसे तुम्हारी जैसी हालात है ना, मुझे तो लगता है तुम्हारा तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तो तुम झेल नहीं पाओगी। अरे इतनी कमज़ोर हो ना, मुझे देखो, मैंने तो अच्छा खासा वजन बढ़ाया है। मैं तो आसानी से दर्द सह लूँगी। जिसे देखो शालिनी को यही बात बोलता था। इसी तरह कुछ दिनों में सारा और शालिनी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक रात सारा और शालिनी की तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। शालिनी को जहां पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है, वहीं सारा को चक्कर आने लगता है, जिसके बाद लगता है दोनों बहुओं का बच्चा होने का समय पास आ गया है। हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जिसके बाद वे सब दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां आप लोग यहीं बाहर रुकिए, हमें इन दोनों को भर्ती करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये दोनों ही मेरी बहुएं हैं, जरा ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी शालिनी बहुत कमज़ोर है, वो ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहें तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, बस मेरे होने वाले बच्चे और बहू को कुछ ना हो, हम बस इतना ही चाहते हैं। जिसके बाद शालिनी और सारा को एडमिट कर लिया जाता है। परिवार के सभी लोग बाहर खड़े होकर बेसब्री से उनके बच्चे का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नर्स बाहर आती है। कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी और सारा, दोनों ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। शालिनी को बेटा हुआ है और सारा को बेटी हुई है। बधाई हो राजन, बहुत बहुत बधाई हो। यार तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो, हम दोनों एक साथ बाप बन गए हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी दोनों बहुएं ठीक तो है ना? जी वैसे तो दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक का ऑपरेशन से हुआ है और एक का नॉर्मल डिलीवरी से। लेकिन ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मेरी बहू कमज़ोर थी ना, इसीलिए ना। देखिए उनकी हालात बहुत ख़राब हो गई थी, वो बच्चे को पुश नहीं कर पा रही थी और इसीलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। मैं जानती थी, मैं शालिनी बहू से कहती रहती थी कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अभी अगर कुछ हो जाता तो। अरे माँ, आप परेशान मत होइए, क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ ही है तो बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ तो हैं। उन दोनों की बात सुनकर नर्स बोली, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। सारा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। दरअसल उनके शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ गया था, जिस कारण से उनका बीपी बढ़ गया था, इसीलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ,
सालनी तो बहुत दुबली पतली है और तंदुरुस्त भी है, जिस कारण से उनकी डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं हुई। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बहुत हेल्दी है। हाँ, और सारा उसका बच्चा। सारा के शरीर का वजन ज्यादा था, लेकिन उसका बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसे कुछ दिन शीशे में रखना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद आशा, विनय और राजन शालिनी और सारा से मिलने आते हैं। तब शालिनी बोली, मम्मी जी, अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई ना। देखिए, आपका पोता 3 किलो का पैदा हुआ है और स्वस्थ भी है। अरे बहू, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे माँ जी, मैं रोज आपसे छुप छुप कर एक्सरसाइज करती थी और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। शरीर का वजन होने से कुछ नहीं होता है। मैं स्वस्थ थी, इसीलिए मैं एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाई। शालिनी ठीक कह रही थी चाची जी। अब सारा को ही देखिए, हेल्दी बच्चा पैदा करने के चक्कर में खुद तो गोल मटोल हो गई और बच्चा 1.5 किलो का ही पैदा हुआ। देखा माँ, आपकी पतली बहू ने मोटा बच्चा पैदा करके दिखा दिया। अब तो आप खुश हैं ना? विनय का बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।